दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी है छोटी सी बात। चंदा, ओ चंदा, ज़रा मेरे लिए एक कप चाय तो बना ला जल्दी से। गरजते हुए आदेश दिया नंदिनी ने। चंदा को चिल्ला कर कहा। दौड़ती हुई साड़ी के पल्ले से हाथ पोंछते पोंछते आकर खड़ी हुई उसके सामने चंदा। क्या कह रही हैं दीदी? कुछ कहा क्या आपने? भोलेपन से उसने बड़े ही प्यार से उससे पूछा। तुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। चाय बना दे मेरे लिए, बस यही कह रही थी। और हाँ, शक्कर खूब सारी मत डाल देना, हमें नहीं पसंद इतनी ज़्यादा शक्कर। वो बर्तन धो रही थी ना दीदी, इसीलिए कुछ सुनाई नहीं दिया कि आप क्या कह रही थी। बर्तनों की वजह से नहीं, ये जो तूने 2 दर्जन चूड़ियाँ पहन रखी हैं ना अपने हाथों में, इनकी खनखन से तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। समझी कुछ? अब बहाने मत बना, जा जल्दी चाय बना के आ। शादीशुदा हैं तब ये तो पहनी ही हुई ना दीदी, आप तो समझती ही हैं। उसके चेहरे पर एक खिलती हुई मुस्कान दौड़ गई। वह काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। पता नहीं माँ तुझे कैसे झेल लेती है, मुझे तो इसके साथ एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जा ना, यहीं खड़ी रहेगी क्या? शादीशुदा तो मैं भी हूँ और मेरी सहेलियाँ भी, तब फिर क्या हम भी ऐसे पहनकर चलें 2-2 दर्जन चूड़ियाँ? और इतनी सारी चूड़ियाँ डालकर हम अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करने लगे तो खनखनाहट से सारे लोगों का सिर ही दुखने लगे। ये भी कोई करता है भला? वो तो अच्छा है कि संजय और उनके घर वाले इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि खुद संजय की माँ भी एक कामकाजी महिला रही हैं, एक वर्किंग वुमेन, इसलिए मेरी हर बात पे अच्छे से समझती हैं। ये क्या, संजय के बारे में मैं फिर से क्यों सोचने लगी? उन्हीं से तो नाराज़ होकर मैं अपनी माँ के घर चली आई हूँ, और शायद यही एक वजह थी जिस कारण से नंदिनी अपनी नाराज़गी हर किसी पर उतार रही है बिना वजह, यहाँ तक कि चंदा पर भी, जिस बेचारी का कोई दोष भी नहीं। माँ के बार बार कहने पर भी वह अपनी मौसी की बेटी की सगाई में भी नहीं गई। उसका मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि मन अच्छा ना हो तो क्या भला कोई उत्सव या समारोह अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो यहीं घर में पड़े रहो, यही कह दिया था उसने माँ से। भले ही कल रविवार है तो क्या, सोमवार को तो मेरा प्रेजेंटेशन है ही और मुझे उसकी तैयारियां भी करनी है, इसलिए मैं सगाई में नहीं जा सकती। अब आज का पूरा दिन उसे अकेले ही बिताना है। यह सोचकर उसका मन न जाने क्यों उदास हो गया। ऐसे में मन तो यहाँ वहाँ भटकेगा ही। माँ पापा मेरठ से कल दोपहर तक ही लौटेंगे। ऑफिस का काम तो केवल एक बहाना था, और नहीं तो क्या। भला क्या कहती अपनी माँ से? वो तो यहाँ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आई थी और इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। ये बात सिर्फ संजय और वही जानते हैं। न संजय के माता पिता और ना ही उसके खुद के माता पिता। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें बताने की कि नंदिनी संजय से नाराज़ होकर दिल्ली चली आई है। कारण तो वह बाद में ही बताएगी सबको, और नाराज़ भी क्यों न होती, उसकी एक वजह भी थी। उसके बाद शादी के पहले ही उन दोनों ने तय कर लिया था कि चूँकि वे दोनों ही कामकाजी हैं, इसलिए दोनों की सैलरी घर में आती रहेगी, इसलिए घर का खर्च संजय चलाएंगे, और यदि उन्हें कोई बड़ी सी चीज़ घर के लिए खरीदनी होगी तो नंदिनी उनकी मदद करेगी, या फिर वह अपने पैसों को जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, जहाँ भी उसका मन हो। यही बात उन्होंने शादी से पहले तय कर दी थी। नंदिनी को इस बात से बहुत ही ज़्यादा संबल भी मिला था कि संजय महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं और उसके पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। वे इस बात से खुश होते हैं कि नंदिनी अपने कमाए हुए पैसों को अपने ढंग से खर्च करे या निवेश करे या फिर अपने ऊपर ही खर्च करे, उसकी मर्जी। पर अब उसे यही लग रहा है कि क्या उसकी सोच सही थी। लो दीदी चाय, ये कमबख्त तो कुछ सोचने भी नहीं देगी। चंदा न जाने कैसी है ये। मन में बड़बड़ाते हुए उसने चाय का कप चुपचाप से थाम लिया। तुम हर समय ऐसे ही मुस्कुराती रहती हो क्या चंदा, या फिर कोई कारण है? दिल खुश हो तो चेहरे पर तो दिख ही जाता है ना दीदी। आप भी तो शादीशुदा हैं, आपको तो पता ही होगा। ए लो, कहाँ इसे छेड़ दिया। अब गए मेरे 5 मिनट।
चाय भी चैन से नहीं पीने देगी और अपनी बकबक चालू रखेगी। कितना काम बचा है तुम्हारा? उसने उसे जाने के इशारे से सलटाते हुए कहा। काम तो अगले 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, पर माँ जी बोल के गई हैं कि आज आप पूरा दिन घर पर अकेली हैं, इसलिए मैं अपने घर ना जाऊं। उन्होंने कल ही मुझे ये हिदायत दे दी थी। मैं तो सामान भी लेकर आई हूँ अपना घर से। माँ को भी ना मेरा चैन बिल्कुल गवारा नहीं है। इसे रुकने को कह दिया। अब सारा दिन मेरा खून पीती रहेगी। क्यों, तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या तुम्हें, जो तुम मेरे साथ यहाँ बैठोगी? हमारे पति अपने घर गए हैं ना दीदी, 2 दिन को, तो क्या काम, बस यहीं पर टाइम पास कर लूँगी। माँ जी बोली हैं यहीं ज़्यादा खाना बना ले और यहीं खा ले, इसलिए मैंने भी यही सोचा है। और कोई नहीं है क्या तेरे घर पर? नहीं दीदी, शादी के बाद 2 साल तक तो हम अपने सास ससुर के साथ गांव में ही रहे थे और केवल पिछले साल ही तो यहाँ अपने पति के पास आए हैं। उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। नंदिनी ने अब मन ही मन सोचा, जब तक इस कमबख्त को जाने को नहीं कहूँगी, लगता है ये यहीं डटी रहेगी। किसी न किसी बहाने से तो इसे यहाँ से भेजना ही होगा। लंबी सांस भरते हुए उसने मन ही मन सोचा। तो क्या बना ले दीदी खाने में? बड़े ही स्नेह से उसने पूछा। तुझे जो अच्छा लगे वो, और क्या? उसका सौम्य चेहरा देखकर झिड़कने की अपनी इच्छा पर उसने काबू कर लिया। न जाने क्यों उसे डांटना अच्छा नहीं लग रहा था। पर अब जा और मुझे चैन से चाय पी लेने दे और खाने की तैयारियां भी कर ले। छम छम करके जाती हुई चंदा को देखकर उसे न जाने क्यों भला सा लगने लगा था। जाने क्यों, कितनी खुश हो जाती है अपनी पति का नाम लेकर भी, जैसे उसके चेहरे पर एक 24 कैरेट का बल्ब जल गया हो। इतनी खुशी होती है उसे। शायद यही वजह है उसके भले लगने की। वह मन ही मन हंस पड़ी। और एक वो खुद है। पर संजय ने किया भी तो ऐसा ही है, भला वो नाराज़ होती भी क्यों ना। उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं और संजय पर विश्वास करने लगी थी वो। इसलिए तो उनके कहने पर एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया था उसने और उसमें एक बड़ी राशि जमा भी कराई थी उसने अपनी कमाई से। उस दिन एक नामी ज्वेलरी शॉप में अपनी सहेली शालिनी के साथ उसके लिए कुछ गहने पसंद करवाने गई थी। यूं तो उसे गहनों का कोई ख़ास शौक़ है भी नहीं, इसलिए वो खुद पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं करती। पर वहाँ उसे भी एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट पसंद आ गया। खरीदने का मन हो गया तो उसने मन में सोचा कि मुझे डायरेक्ट ऐसे नहीं खरीदना चाहिए, पहले संजय को फ़ोन लगा लेती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ। पर जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो ये सोचकर कि संजय भला क्यों मना करेंगे मुझे, मैं ब्रेसलेट ले ही लेती हूँ। दुकानदार के आगे अपना उसने कार्ड बढ़ा दिया। जब कार्ड प्रोसेस नहीं हुआ तो वजह जानने के लिए पास के एटीएम पहुँची तो उसने देखा कि अकाउंट में बहुत कम पैसे बचे हुए हैं, जबकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसने खुद अपने पैसों की बड़ी राशि उसमें डाली थी। घबराकर उसने ब्रांच में फ़ोन किया तो पता चला कि संजय ने उसमें से एक बड़ी राशि निकाली है और वो भी बिना उसे बताए हुए। यूँ तो इतना ही काफ़ी था उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए, पर नहीं, उसके साथ तो इस वक्त उसकी अच्छी खासी सहेली शालिनी साथ में थी। मतलब उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। इस पूरी घटना के दौरान शालिनी उसके साथ ही थी और शालिनी का ये कहना, अरे संजय ने तुझे बताया ही नहीं क्या, बस आग में घी का काम कर गया। उसे इतना गुस्सा लगा कि बता नहीं सकती। शाम को संजय से इसी बारे में जब उसने पूछा तो बजाय गिल्ट महसूस करने के उसने साफ सीधे शब्दों में उससे कहा, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो? मेरे पास के अतिरिक्त पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए और ये बात ध्यान से ही उतर गई कि हमारे बीमा का प्रीमियम भी देना था और वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यदि इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालता तो हमें थोड़ा बहुत नुकसान होता, इसलिए मुझे उस वक्त यही सही लगा था। और वैसे भी ये पैसे तो बैंक में यूं ही रखे हुए थे और वैसे भी हम दोनों के ही पैसे हैं ना। पर वो मेरे पैसे थे, उन्हें निकालने से पहले कम से कम मुझे एक बार तुम्हें बताना चाहिए था ना। मैं उनसे अपने लिए कुछ खरीदना चाहती थी
और काफ़ी समय से प्लान कर रही थी और शालिनी के सामने ही ये सब होना था। मुझे कितना बुरा लगा मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर मुझे पता होता तो मैं अरे वो ब्रेसलेट कहाँ भागा जा रहा है क्या? मैं कह तो रहा हूँ ना, अगले महीने जैसे ही हम दोनों की सैलरी आ जाएगी तुम खरीद लेना। और क्या, मैं उस अकाउंट में पैसे डाल दूँगा, इसमें चिंता करने की क्या बात है। तुम अगले महीने ले लेना। बात पैसों की नहीं है संजय, बात भरोसे की है, बात समय पर सूचना न देने की है। ओफो, क्या तुम भी दिमाग का दही कर रही हो? सोचा था तुम्हें बता दूंगा, बस दिमाग से उतर गया। और क्या, मेरी इतनी ही तो गलती है। काम की बातें तुम्हारे दिमाग से उतर ही जाती हैं और मुझे बताना तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा। मुझे यूं लग रहा है जैसे तुमने मुझे छला हो। बस बस इतना ही कहना है तुम्हें। अच्छा बाबा, पैसे आते ही वो ब्रेसलेट तुम्हें दिला दूंगा। और क्या कहूँ मैं तुमसे, नहीं चाहिए मुझे वो ब्रेसलेट और मैं ऑफिस भी नहीं जाना चाहती, समझे तुम। शालिनी तो वैसे भी एक का चार लगाने वालों में से है। अब तक तो उसने पूरी ऑफिस में ये बात मिर्च मसाला लगाकर सबको बता दी होगी। अब किस मुंह से जाऊंगी मैं ऑफिस? उसने सबको बता दिया होगा कि मेरे ऑफिस में मेरे पति मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं और मुझे पता भी नहीं रहता। नंदिनी, कितनी बार कहूँ तुमसे, कह तो रहा हूँ कि दिला दूंगा अगले महीने, फिर वही। कहा ना, बात पैसों की नहीं, बात भरोसे की है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो तुम कैसे रिएक्ट करते? तुम तो खामखा बात को तूल दे रही हो, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं किसी बात को तूल नहीं दे रही हूँ। मैं ऑफिस भी नहीं जाना चाहती, समझे तुम, और तुम्हारे पास भी नहीं रहना चाहती। जा रही हूँ मैं अपने मम्मी के पास, क्योंकि एक तो तुमने गलत किया और दूसरा अपनी बात और अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो। ये सब गलत है। अरे, और कैसे मानते हैं गलती? मान तो रहा हूँ कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है और मैं दिल्ली जा रही हूँ माँ पापा के पास। पर नंदिनी, मैं अपने मम्मी पापा से क्या कहूँगा? ऐसे इस तरह अचानक चली जाओगी तो कह देना ऑफिस के काम से गई हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये क्या बचपना है नंदिनी, ये बच्चों की तरह जिद छोड़ दो भला। यदि तुमने जो किया है वो बड़प्पन है तो ये बचपना ज़रूरी है, समझे तुम। जो मर्जी आए करो। और वो चली आई थी यहाँ पे गुस्से में दिल्ली अपने मम्मी पापा के पास। क्या बुरा किया भला? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ऐसे में क्या भला कोई नाराज़ भी ना हो? इतना तो मेरा हक बनता ही है। अच्छा ही है तो किया उसने यहाँ आकर, और कर भी क्या सकती थी, कोई चारा भी नहीं था। अपनी गलती संजय को समझ में आनी ही चाहिए। अगली बार वो ऐसा गलती से भी ये गलती नहीं करेगा। दीदी, खाना बन गया है। चंदा ने उसकी तंद्रा भंग की। तो क्या, खाएं तो रोटी सेक दूं? अभी से? उसने टाइम देखा। अभी से कहाँ दीदी, 2 बज गए हैं, खाने का वक्त हो गया है। नंदिनी मेज़ पर आ बैठी। अपनी सोच में इतनी कदर डूब गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। उसकी थाली में बढ़िया सी फूली हुई रोटी रखकर चंदा रोटियां बेलने किचन में वापस चली गई। खाना तो अच्छा बनाया है तुमने। हमारे पति भी यही कहते हैं कि हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या हर बात में पति पति करती रहती हो? अपने बारे में कुछ बात करने का नहीं है क्या तुम्हारे पास? बार बार एक ही रट लगाती रहती हो। एक बात कहें दीदी? दूसरी रोटी थाली में परोसते हुए चंदा ने कहा और बिना उसके जवाब का इंतज़ार किए हुए आगे बोली, आप रसिक बिल्कुल भी नहीं हैं। क्यों, ऐसा क्या किया हमने? आज हमें लग रहा है कि यहाँ आपकी जगह माँ जी को होना चाहिए था। आप तो कुछ पूछती ही नहीं। ऐसे क्या किया मैंने भला? कुछ नहीं। वे होती तो अब तक मुझसे पूछ ही लेती कि क्या बात है चंदा, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है, कोई ख़ास बात है क्या? तो कारण क्या है तुम्हारी खुशी का? उसने जानबूझकर उससे पूछा। आप हमारी तरफ देख के पता लगाइए कि क्या ख़ास बात है। अब ये सब तुम ना अपने माँ से ही करवाया करो। मुझे ये सब चोंचले पसंद नहीं है। उन्हीं के पास है इतना समय, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। बताना है तो खुद ही बता ले। तभी तो कह रहे हैं कि आप रस नहीं लेती हैं जीवन का। ज़रा हमारे गले में तो देखिए। ओह, तो तुमने नया मंगलसूत्र पहना है, यही बताना चाहती हो ना? हाँ, जाने से पहले हमारे पति बनवा के पहनवा के गए हैं हमें।
अच्छा जी, तभी उनके नाम की माला जप रही हो जब से, मेरे पति। और क्या क्या बनवाता रहता है तुम्हारा पति, वो भी बता दे, वरना तेरे पेट में दर्द होगा बिना बताए। बनवाते नहीं रहते हैं जी, इतना पैसा हमारे पास नहीं होता, केवल इस बार बनवाया है। इसके पहले तो 2 बार हमसे बिना पूछे ही हमारे गहने बेच दिए थे। पहली बार बेचा तो हमारे लड़ने पर कहने लगे, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? औजार खरीदने के वास्ते हमने तुम्हारे गहने बेचे हैं, पैसे आएंगे तो वापस बनवा देंगे। पर पैसे आने से पहले ही फिर से हमारे सास ससुर की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने हमारे बचे हुए गहने फिर से हमसे बिना पूछे ही बेच दिए थे। हमसे कहने लगे कि अगर वक्त ज़रूरत पे हमारे पैसे तुम्हारे और तुम्हारे पैसे अगर हमारे किसी काम नहीं आ सके तो किस चीज़ का हमारा ये रिश्ता और हमारा संसार भी भला कैसे चलेगा। और हमें सही भी लगा था दीदी, होना भी ऐसे चाहिए था। 3 साल हो गए इस बात को। अब के जब मुनाफा हुआ तो हमारे वास्ते ये मंगलसूत्र और एक कान की बालियां बनाई हैं। देखो दीदी ध्यान से। ये बताते हुए कान की बालियां दिखाने के लिए वह बड़े चाव से चंदा हमारे करीब आ गई। मैं उन्हें ध्यान से देखने लगी और वह काफ़ी खुश होकर इतराने लगी। नंदिनी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बालियों पर ज़्यादा गौर करे या फिर उसकी 100% खरी बातों पर। भले ही वह अनपढ़ है, भले ही वह नौकरानी है, लेकिन बात तो बिल्कुल सच कह रही थी। जब गहने बेचे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया था उस पर? आया क्यों नहीं? हमने तो उनसे बात करनी भी बंद कर दी थी दीदी, पर क्या करें। बाद में हमने सोचा कि वो कह तो सही ही रहे हैं, फिर खुद ही सोचा गहने किसी इंसान से कीमती थोड़े ही होते हैं। पति अगर साथ रहेगा तो गहनों का क्या है, वे तो फिर भी बनवा लेंगे। भले ही वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर बात तो 16 आने सच कही है। अनपढ़ होकर भी वह बिल्कुल सच बात कर रही थी। महिला सशक्तिकरण का झूठा दंभ परे कर दिया जाए तो नंदिनी ने ध्यान दिया कि ये लगभग यही वाकया तो उसी के साथ भी हुआ था। और उसने क्या किया, नाराज़ होकर यहाँ मायके में आकर बैठ गई। खाना खत्म करके अलसाई हुई नंदिनी ने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा, पर कम से कम उसके पति ने उसके लिए गहने बनवाए तो सही कम से कम। और एक संजय है, कल से लेकर आज तक उनका एक फ़ोन भी नहीं आया है। क्या उनका हक नहीं बनता कि एक फ़ोन कर दिया जाए अपनी पत्नी को? मनाना तो उन्हें आता ही नहीं, कम से कम थोड़ी मेहनत ही कर लेते। और यदि थोड़ा सा मना लेते तो क्या रुक न जाती वो वहाँ पर? बिल्कुल रुक जाती। पर छोड़ो, मुझे क्या करना है। चंदा, मैं सो रही हूँ, बेल बजे तो मुझे बिल्कुल मत जगाना। और तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो, समझी? यहाँ लेटना है तो यहाँ लेट जाओ, वरना किचन में जाकर लेट जाओ। जब सोच सोच कर बहुत थक चुके हों तो सो ही जाना चाहिए, ऐसा उसे लग रहा था। अरे, अचानक उसे ध्यान आया कि माँ पापा मौसी के यहाँ पहुँचे कि नहीं, ये तो उसने पूछा ही नहीं। ये सोचते ही उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला तो देखा सामने 2 मैसेज थे। और ये क्या, ये दोनों तो संजय के ही मैसेज हैं। पहला मैसेज था, सॉरी नंदिनी, आई एग्री, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। और दूसरा मैसेज था, आई एम कमिंग टू मीट योर पेरेंट्स, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, फिर हम साथ ही लौटेंगे यहाँ अपने घर। ओह, मैंने बेकार ही इतना सब कुछ सोच लिया कि संजय को मेरी फिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं होगी भला? मेरा पति जो है, आखिर वे मेरे ही पति हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था। मन अब कुछ कुछ हल्का हुआ तो उसने माँ पापा को फ़ोन लगाया कि वे मौसी के यहाँ पहुँचे कि नहीं। उनसे बात करके मुझे पता चला कि वे सकुशल वहाँ पहुँच गए थे। कौन है चंदा? फूल, फूल वाला है दीदी, कोई फूल लेकर आया है। यह कहते हुए उसने नंदिनी के हाथ में एक बड़ा सा बुक्के थमा दिया। लाल गुलाबों वाला वह बुक्के भी संजय ने ही उसे भेजा था। चलो, बंदे को कम से कम इतनी समझ तो है। उसने तुरंत संजय को फ़ोन लगाया और उससे खुशी खुशी बात करने लगी। अब क्या रुला ही दोगे क्या मुझे? और वह फूलों की तरफ देखने लगी। क्यों, क्या मेरा आना इतना बुरा लग रहा है तो यहीं रास्ते से वापस भाग जाऊं? अरे, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। सब समझता हूँ। कहाँ हो? तुम्हारी दिल्ली में पहुँच गया हूँ, बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। और मेरे लिए पोहे बनाओगी,
उतनी देर में मैं घर भी पहुंच जाऊंगा। कुछ समझी मैडम? ओके। नंदिनी अब पूरे उत्साह के साथ उठ खड़ी हुई और पोहे बनाने के लिए किचन में पहुंच गई। दीदी, आप क्या बना रही हैं? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पोहे। हमारे पति को हमारे हाथ के पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है चंदा। उन्हीं की फरमाइश पर उनके लिए बना रही हूँ। और वे दोनों एक दूसरे को देखकर एक साथ मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।